श्री राम कुमार कश्यप। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, मैं सबसे पहले महामहिम का राष्ट्रपति का धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि उनका जो 45 मिनट भाषण रहा वो केवल मात्र हिंदी भाषा में रहा। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद करता हूं। इससे जो हमारी राष्ट्रभाषा को बढ़ावा मिलेगा। तो महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो 4 साल की सरकार की उपलब्धियों का वर्णन भी किया, इसके साथ साथ 2 विशेष मुद्दों पर भी उन्होंने 2 विशेष मुद्दे उठाए। विशेष मुद्दे क्या हैं? 2। एक तो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठी होने चाहिए। दूसरा, जो लंबित तलाक 3 तलाक विधेयक है वो भी उसको पास कराने की अपील किया। जहां तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की बात है, सर, हमारा देश लोकतांत्रिक बड़ा देश है और यहाँ पर हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। मैं 4 साल से राज्यसभा में हूँ, मैं हर साल देख रहा हूँ कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं स्टेट में। अभी पीछे जो है यूपी में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, हिमाचल में हुए, अभी गुजरात में हुए, अभी आगे अभी इसी साल 7 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ ये बार बार चुनाव करने से बहुत खर्चा हो जाता है देश का, हमारे संसाधनों और समय की बहुत इसमें वो खराबी होती है और इससे विकास भी हमारा प्रभावित हो जाता है। इसलिए ये मैं से सहमत हूँ, चुनाव ये इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये देश के हित में रहेगी। परंतु मुझे शंका है ये किस प्रकार हो सकेगा, क्योंकि जो हमारी विधानसभा है उनमें जो है बहुत अंतर है चुनाव कराने में। जैसे अभी पंजाब का पिछले साल चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ। अगर हम जैसे गुजरात में तो सरकार की अपनी पार्टी की सरकार है, बीजेपी पार्टी की, तो हो सकता है ये तो उनको मना भी लेंगे भी चुनाव इकट्ठी करा दें। परंतु मुझे शंका है पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार है कैसे मना पाएंगे। परंतु मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये हो सकता है। इसमें जो है सभी विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा और मैं समझता हूं अभी से इसके ऊपर काम करना होगा। दूसरी बात जो 3 तलाक की बात है, मैं इससे सहमत हूं, ये विधेयक जो पास होना चाहिए, शीघ्र पास होना चाहिए। परंतु जो चिंता इसमें की जा रही है, जो 3 तलाक के ऊपर जो बिल आ रहा है उस पर जो सजा का प्रावधान है उसमें संख्या व्यस्त की जा रही है। जो सजा उसको होगी तो पीछे उसके परिवार का क्या होगा, तो उसके बच्चों को पालन पोषण क्या होगा, उसकी औरत का पालन पोषण क्या होगा। तो देखिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। देखिएगा, इंसान गलती का पुतला है। अब इसमें यहाँ पर कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। अगर यहाँ पर कोई पूर्ण है तो भगवान है, वाहिगुरु है, अल्लाह है। इसलिए अगर इंसान कोई ये गलती करता है 3 तलाक में पहले, तो उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। उसको मौका दे करके अगर वो फिर गलती करता है फिर उसको सजा का प्रावधान हो जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है भी कुछ संशोधनों के बाद कुछ अमेंडमेंट ला करके इस बिल को जो है जल्दी सरकार मतलब इसको पास करा सकती है और मेरा इस बिल के ऊपर पूरा समर्थन रहेगा। तो जहां तक देखिए उपलब्धियों की बात, मैं इससे बात से 100% सहमत हूं। हमारा देश ने जो है आजादी से लेकर के अब तक बहुत विकास किया है और इस विकास में इस सरकार का भी योगदान है और जिससे पहले सरकारें रही हैं उसका भी योगदान रहा है। तो इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। परंतु चिंता का विषय क्या है, हमारे इस विकास के साथ साथ हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी समस्या बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं आज शिक्षा की बात करूं, शिक्षा में हमने बहुत उन्नति की है। बड़े स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। परंतु चिंता का विषय क्या है, इसके साथ साथ आज हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो डाउन हो गया है, बहुत ही चिंता का विषय है। इसके बाद आज जो हमारा बच्चा पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सहनशीलता उसकी कम होती जा रही है, उसमें अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और यहाँ तक हिंसक वो प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले हरियाणा में आप सभी ने देखा, एक रियांश स्कूल के एक स्कूल के विद्यार्थी ने अपने ही सहपाठी को प्रद्युम्न की हत्या करा दी, बहुत ही चिंता का विषय है। इसके बाद यमुनानगर में पिछले दिनों यमुनानगर का एक स्वामी विवेकानंद स्कूल है, वहां पर 12वीं के एक बच्चे ने स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल महिला प्रिंसिपल की गोली से उसकी हत्या कर दी। वो एक हिंसा प्रवृत्ति का मामला है। इसी तीसरा मामला एक झांसा
जानसा गांव है, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वहां पर जो बच्चों में अब जो है ये एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति, गलत संस्कार पैदा हो जा रहे हैं। तो एक 10वीं की लड़की और 12वीं के लड़के आपस में पढ़ते थे, उनमें आपस में प्रेम प्रसंग हो गया और बाद में उनको जो है दोनों को मार दिया गया और मर गए। तो यहां तक नौबत आ गई है। ये जो ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, हिंसक होते जा रहे हैं, अनुशासनहीनता हो जा रही है, सहनशीलता खत्म, इसके पर भी सरकार ने सोचना होगा। अगर नहीं सोचा तो हमारे आने वाले बच्चों क्या भविष्य होगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसके बाद खेती, आज हमारी खेती में बहुत विकास हुआ है। 1966 में जब हमारे को देशों से अनाज मंगाया जाता था, आज किसानों की मेहनत ही है। आज जो सब किसान जो है हमारा सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग में मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है। वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात भर तक खेतों में मेहनत करके अन्न उत्पादन करता है और उस अन्न से जो है सारे देशवासियों का पेट पाला जाता है। उसने जो है हमारे किसान का हरित क्रांति लाने में, श्वेत क्रांति लाने में, पीली क्रांति लाने में, नीली क्रांति लाने में जो है बहुत अहम योगदान है। परंतु आज किसान की जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमजोर होगी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर इसकी तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सारी कृषि चौपट हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार हम 1966 में बाहर से अनाज मंगाया करते थे और वो भी अनाज नीमन तरीके का घटिया होता था, तो उसी प्रकार हमें अनाज मंगाना होगा। तो अभी खेती करना किसानों को जो घाटे का सौदा हो गया। क्यों? आज खादें महंगे हो गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और यहां तक जो आज नील गाय, आवारा पशु हैं, ये भी किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसकी तरफ भी बहुत ध्यान देना होगा। सरकार कहती है भी 2022 तक किसानों की जो आमदनी जो दुगनी कर दी जाएगी। धन्यवाद, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो परंतु जो आर्थिक सर्वे आया है वो तो ये बता पिछले 3 साल से किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो तो स्टेबल ही रही है, वो तो बिल्कुल टिकी हुई है। किसान आर्थिक स्थिति तो वहीं कमी है। तो दूसरा चिंता का विषय एक हो रहा है, अभी सरकार ने कहा भी 1.5 गुना किसानों को मूल्य दिया जाएगा और सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है भी सरकार जो है किसानों को 1.5 गुना उनको उपज का मूल्य दे नहीं सकते। तो उस एफिडेविट का क्या होगा, तो भी एक सोचने की बात है। तो इसलिए अरे एक चिंता का विषय हो रहा है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, कृषि के डॉक्टर था, ये जो कैंसर की बीमारी है आदमी में तो होती है। उसने मुझे बताया, बड़ी हैरानी वाली बात है, ये जो है हमारी फसलों में भी, पौधों में भी होती है। उसने बताया कैंसर की बीमारी जो है मोस्टली टमाटर में और भिंडी की उस फसल में होता है। तो ये तो किसानों को तो पता नहीं है ये कैंसर की बीमारी कैसे उसको लगती है। तो सरकार, ये भी एक सोचने का विषय है। जब हम एक कैंसर का जो टमाटर में कैंसर हो गया है, भिंडी में कैंसर हो गया, फिर वो मार्केट में आएगा, हम लोग खाएंगे तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, निश्चित सी बात है। इसलिए यह भी एक चिंता का विषय है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा, इसके तरफ भी रिसर्च करनी होगी, बताना होगा, जानना होगा कि ये टमाटर, ये जो कैंसर का पौधा किस प्रकार कैंसर लगता है, यह भी चिंता का विषय है। तो इसलिए आज तीसरा आगे उसके बाद आप देखिएगा शहरों में, गांवों में बहुत विकास हुआ है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली हमारी एक नेशनल कैपिटल है, बहुत विकास हुआ है, बहुत बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत सड़कें हो रही हैं। परंतु जब हम प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण, सारी हवा जो है दूषित हो गई है। दिल्ली जो है सबसे दूषित शहरों में गिना जा रहा है। इसके दूषित होने के बहुत कारण हो सकते हैं, व्हीकल हो सकते हैं, जंगलों पेड़ों की कटाई हो सकती है। तो मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली में अगर प्रदूषण को बचाना है ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और जो पेड़ लगे हुए ऑलरेडी उनको बचाना पड़ेगा। परंतु समस्या क्या है, आज बंदर, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, आज दिल्ली में बंदर इतने हो गए हैं, खासकर मैं साउथ वेन्यू में रहता हूं, इतने बंदर हो गए हैं। मुझे ऐसा चिंता है भाई कहीं कभी ना कभी किसी एमपी को बंदर के काटने से कुछ हो जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक बहुत चिंता का विषय है। और वो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको ना तो उगने दे रहे हैं, ना उनको पालन पोषण हो रहे हैं और उनके ऊपर उठ करके इतना उजाड़ करते हैं पेड़ों को। मेरे ख्याल में हमें डेली उनको बुलाना पड़ता है, उनको उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, तो तोड़ करके देते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, दिल्ली को बचाना है, प्रदूषण को ठीक करना है, कम से कम बंदरों ने जो अंत तक बलार क्या है इसके ऊपर तो कुछ सोचिएगा। इसके ऊपर समय रहते अगर तो फिर आने वाले समय में
फिर जब एमपी के साथ कुछ घटना होगी ना, मुझे लगता है तभी सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी, अन्यथा सरकार इसके ऊपर ध्यान देने नहीं करेगी। मिलावट, मैं एक और बात इसके मिलावट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। हमने बहुत विकास करा है, बहुत फसलें बढ़िया, हमने फ्रूट पैदा कर दिए हैं, सब्जियां पैदा करती हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, ज्यादा अनाज हो रहा है। परंतु सर ऐसा है, आज जितना भी हमारा खान पीना सारा दूषित हो गया। अब सब्जियां हमारी ठीक नहीं है, फल फ्रूट हमारा ठीक नहीं है, हमारा अनाज यहां तक ठीक नहीं है। अब देखिएगा किसान, देखो किसान की मजबूरी है दवाई डालना। आज जो किसान कभी जो ज्वार जिसे बोलते हैं, बसों के लिए बरसीन जो बोलते हैं, उसमें कभी भी दवाई नहीं डाली जाती थी, पेस्टिसाइड। परंतु आज किसान को मजबूरी में उस बरसीन पे, चारे पे भी अपने दवाई डालनी पड़ती है, और पशु खाते हैं। जब एक पेस्टिसाइड वाला अनाज खाएंगे, चारा खाएंगे तो क्या होगा। तो आज हमारा दूध भी 60% दूध नकली पी रहे हैं हम, और डिमांड इतनी है, दूध कहां से आएगा। ये सारा नकली दूध आ रहा है, मजबूरी में ले रहे हैं। हमारी सब्जियां सारी दूषित हैं, अनाज भी, अगर ये अनाज जो खेतों में पैदा हो रहा है, कहीं इसकी अगर चेक, उसकी क्वालिटी अगर चेक कर ली जाए तो ये भी खाने के लायक हो सकता है, खाने के लायक नहीं हो, परंतु मजबूरी में खा रहे हैं। इसलिए अगर देश, इससे क्या बहुत बीमारियां बढ़ रही है हमारे देश में। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इसकी तरफ भी चिंतन किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। फिर तो एक ही इलाज होगा, डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लाएं, ज्यादा से ज्यादा फिर हॉस्पिटल बढ़ाएं, और वो फिर उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। पैसा कहां से आएगा, चिंता का विषय है। तो मैं अंत में, सरकार ने जो, वर्तमान सरकार ने एक सेंटर में जो पिछड़े वर्ग आयोग बनाया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। साथ में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, ये ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। ये हमें जो है ओबीसी ने जो है, अब राजनीतिक आरक्षण भी चाहिए, क्योंकि किसी वर्ग का, किसी भी समाज का भाग्य का फैसला कहां होता है, भाग्य का फैसला होता है या तो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों का विधानसभा में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होगी, क्या पिछड़े वर्ग के लोग सकते हैं, उनका जो वहां भाग्य फैसला होगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इसके साथ साथ हम पिछड़े वर्ग जो को है, जो है ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण भी दिया जाए, इसके बिना इनका विकास होना असंभव है। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। समय से पहले समाप्त किए। श्री आर्य